नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे आने के बाद उत्तर प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है। योगी सरकार ने प्रदेश की 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया है। यहां वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा। दुकान और बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। अभी तक सिर्फ किराना, मेडिकल की दुकानों को सुबह 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। हालांकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। राजधानी लखनऊ, इलाहाबाद समेत 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कारण यहां 30 मई तक 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इन जिलों में पहले की तरह सख्ती रहेगी। जो पहले छूट मिल रही थी वही छूट फिलहाल अभी मिलने वाली है। योगी सरकार ने 55 जिलों में लॉकडाउन भले ही हटा दिया हो, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत शादी समारोह, अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 25 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। उन्हें 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर जैसे बचाव के इंतजाम का पालन करना होगा। वहीं शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। इन 55 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धर्मस्थल को सरकार ने खोलने की अनुमति दी है। हालांकि एक बार में केवल 5 लोग ही जुटेंगे। नई गाइडलाइंस 1 जून से लागू होंगी। तो कोरोना से जुड़े सरकारी दफ्तर सभी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे। यह भी नया नियम सामने आया है। वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह बाजार खुलेंगे। आपको बताएं कि वीकेंड्स पर शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। आपको बता दें कि किन किन जिलों में अभी राहत नहीं मिलेगी। मेरठ, लखनऊ, वाराणसी के बाद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, यहां पर छूट नहीं मिलने वाली है। बरेली, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में भी बिल्कुल भी छूट नहीं मिलने वाली है। तो झांसी को भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही गौतम बुद्ध नगर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब नोएडा में भी अभी छूट नहीं मिलने वाली है। बुलंदशहर, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी, इन जिलों का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। प्रयागराज की भी आबादी बहुत है, इसका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया। साथ ही लखीमपुर खीरी को भी शामिल किया गया है। सोनभद्र और जौनपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद भी किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना है। पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में, जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में भारत के अंदर कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम और उसके उपरांत भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना, यह अपने आप में नए भारत की तस्वीर है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से करते हुए पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में
जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। जातीय हिंसा, दंगे ये देश के अंदर आम बात थी। विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था और देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता की सी स्थिति थी, लोगों में अविश्वास की सी स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं बच पाया था और उन स्थितियों में भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो देखते ही देखते उन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले आदरणीय मोदी जी ने जो बातें कही थी, अक्सरशः उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में बनाए जाने वाले, हर गरीब के घर में बनाए जाने वाले शौचालय हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली रसोई गैस के कनेक्शन हो, या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसने देश की तकदीर और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया। हर एक व्यक्ति की, हर एक किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान किया और बुंदेलखंड से ज्यादा सिंचाई के महत्व को और कौन समझ सकता है। हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड में अब लागू की जा रही है, जिसमें हर जनपद में बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति उनकी संवेदना को प्रदर्शित करने वाली योजनाएं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1908 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 140 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष रणनीति प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि 3T, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने जो सोचा कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, इस क्रम में
जो एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद लोगों का एक मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके साथ साथ सबको टीका लगाने की जो योजना है उस पर जो काम चल रहा है, तो ये पूरे जो 5 तत्व, 3T, कोरोना कर्फ्यू और टीकाकरण, ये पांचों ने मिलकर अपना ये प्रभाव दिखाया है। और इसका सत्यापन और इसका जो कोरोना हमारे जिलों में जो काम कर रहे कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने खुद किया, उन्होंने लगभग 20 दिन में 5,500 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से, कार से जाकर 18 मंडलों में, लगभग 40 जनपदों में जाकर खुद उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया। कोरोना के भी अस्पतालों में वो गए, गांवों में निगरानी समितियों के कार्य को प्रोत्साहित किया, निगरानी समितियों का कार्य देखा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो हर जिले में बने हुए हैं, उनकी फंक्शनिंग देखी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहाँ तक कि वो जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिले, कंटेनमेंट जोन में गए कि कंटेनमेंट जोन में कैसा चल रहा है, जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे टेली कंसल्टेशन, दूरभाष पर बात हो रही है, उनका कोई हालचाल ले रहा है, हालचाल लेने की क्या प्रक्रिया है। तो ये सारे अभियान का ये नतीजा है कि रिकॉर्ड 30 दिन में जो एक्टिव मामले प्रदेश में 3,10,000 तक पहुंच गए थे, वो एक्टिव मामले अब, जैसा अमित जी ने बताया, बहुत कम अब रह गए हैं, लगभग 87% कम हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन आने वाले मामले थे, जो कि एक समय में 38,000 मामले भी आ रहे थे, वो घट के 95% घट गए हैं, वो केवल 5% रह गए हैं। 2,000 प्रतिदिन से भी कम हो गए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यदि हम इसका एक तुलना करें अन्य प्रदेशों से, तो आप देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में उसकी आबादी 12.2 करोड़ है और महाराष्ट्र में 57 लाख कोरोना के मरीज आए अभी तक, और आज की तारीख में वहां पर 2,76,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जो कि अभी जिनका इलाज चल रहा है। जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 41,214 रह गई है, जो हमारे 30 अप्रैल के पीक नंबर 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। और अगर आप दैनिक केस भी देखेंगे तो जो आज 1,908 केसेस आए हैं, वो जो 24 अप्रैल को 38,055 केस आए थे, उसकी तुलना में ये लगभग 5% रह गए। तो संक्रमण की दर में बहुत ज्यादा कमी हुई है, संक्रमण बहुत ही नीचे आया है, लेकिन अभी संक्रमण है, संक्रमण मौजूद है, और इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान रहकर संक्रमण से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अब तक मार्च 2020 से अब तक 16,28,456 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में बढ़कर के 96.4% हो गया है, 96.4%। कल पोर्टल पर जो हमारे कोविड संक्रमित व्यक्ति हैं, उनमें से 140 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। इस समय
पॉजिटिविटी की दर बहुत ही कम हो गई है और कल की जो दैनिक पॉजिटिविटी की दर थी वो 0.6% थी, जबकि प्रदेश की ओवरऑल पॉजिटिविटी प्रारंभ से अब तक 3.4% है। नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के एटीएस सोसाइटी में चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर पार्टी करने वाले 6 युवतियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रात के समय में ये लोग बिना परमिशन के लॉकडाउन का उल्लंघन कर पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने 15 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। इनमें से एक महिला विदेशी बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से विदेशी ब्रांड की शराब, हुक्का सहित कई नशीले पदार्थ भी बरामद किए। थाना क्षेत्र फेज़ 2 में 29-30 की रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक अपार्टमेंट में एटीएस विलेज एक सोसाइटी है 93 में, उसमें पार्टी की जा रही है। हाई डेसिबल पर म्यूज़िक भी बजाया जा रहा है। पुलिस ने एक टीम गठित करी जिसमें महिला फोर्स को लेते हुए पुलिस ने जाके चेकिंग करी। वहाँ पे करीबन 15 लोगों को उस अपार्टमेंट में पाया जो कि हाई डेसिबल पे म्यूज़िक चल रहा था उस अपार्टमेंट में। और ये प्राइमा फेसा ये चीज़ सामने आई कि जो इनके मालिक हैं फ्लैट के, जो बेसिकली उन्होंने भी किराए पे ले रखा है, एमबी मलिक उनकी पत्नी और एक विदेशी महिला, उनके द्वारा ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई और लोगों को इनवाइट किया गया। और इसमें लगभग 12 लोग जो आए थे उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, शासन गाइडलाइंस का, महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। उन 12 लोग के अगेंस्ट महामारी एक्ट, लॉकडाउन का उल्लंघन की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की एक कॉलोनी में बीते 26 मई को घर में घुसकर आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस के हाथ इस मामले में अभी भी खाली हैं। मेरठ जोन के एडीजी डॉक्टर राजीव सभरवाल आज लोनी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित परिवार के लोगों से भी बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। गाजियाबाद के लोनी इलाके की थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में बीते 26 मई को एक परिवार को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान में करीब 1 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में लूट की घटना के बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। गाजियाबाद के एसएसपी डीआईजी अमित पाठक भी मौके पर पहुंचे थे, मौका मुआयना उन्होंने किया था। वहीं आज जब 4 दिन बाद इस लूट में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मेरठ जोन के एडीजी डॉक्टर राजीव सभरवाल आज घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां मौका मुआयना किया है, लोगों से, जो परिवार के लोग थे उन लोगों से बातचीत की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो पुलिस की जांच है सही दिशा में जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया जाएगा। प्राइम न्यूज, यशपाल कसाना, गाजियाबाद। तो 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। डकैती की घटना का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि हर एक सबूत पर पैनी नज़र पुलिस की बनी हुई है। हम लगातार जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की डिपार्टमेंट भी हमारे साथ लगातार काम कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन भले ही हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अहम सबूत हमारे हाथ लगे हैं जिनको हम लगातार खंगाल रहे हैं और कड़ी से कड़ी को जोड़कर जैसे ही कुछ तस्वीर साफ होती है वैसे ही जानकारी सामने लाई जाएगी। तो गाजियाबाद में घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पूरी मौका वारदात का वहां पर मुआयना किया गया। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। डकैती की घटना में किसका हाथ है, कौन मुख्य आरोपी है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत के मामले में आबकारी कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ शराब कांड के दोषियों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ शराब कांड के हर गुनहगार को कड़ी सजा मिलेगी। शराब कांड में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अलीगढ़ की घटना बेहद दुखद घटना है। जो लोग जहरीली शराब पीकर वहाँ मरे हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ।
सरकार उनकी हर मदद करने के लिए तैयार है, आर्थिक सहायता भी की जाएगी। और इस घटना में जो दोषी लोग हैं, आबकारी के जो अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी, उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक, आबकारी के सिपाही, उनको तत्काल उसी दिन। फिरोजाबाद में नायब तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एक दुकान में स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान को सीज किया गया है। दरअसल अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई कई मौतों के बाद फिरोजाबाद में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आया है। आबकारी विभाग द्वारा भी कई जगह पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। ये अलीगढ़ में जो घटना घटी हुई है, उसी को देखते हुए प्रशासन ने ये तय किया है कि सभी दुकानों को चेक किया जाए। और बाकी मैंने अभी 5-6 दुकानें चेक कर ली हैं। अभी एक दुकान पे स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नहीं था, तो इस दुकान को सील कर दिया गया। तो इसमें अभी तक जो आपने चेक करी हैं, इसमें कुछ ऐसी कोई खामियां पाई गई हैं? नहीं, स्टॉक रजिस्टर में खामियां पाई जा रही हैं, शराब में तो कोई खामियां नहीं पाई जा रही हैं। स्टॉक रजिस्टर में कहीं कमी मिली है। तो अभी कितनी दुकानें आपने चेक करी हैं और कितने लोगों को अभी, कितनी दुकानों को अभी सीज किया है आपने? अभी चेक कर रहे हैं, अभी तो जारी है चेक करना। अभी तो 3-4 दुकानें चेक कर ली हैं हमने। ठीक है। फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों को वेतन लेने के लिए अब कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र देने के बाद ही ट्रेजरी से उनका वेतन भेजा जाएगा। डीएम ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डीएम का निर्देश जारी हो चुका है। वेतन के लिए वैक्सीन का प्रमाण पत्र देना अत्यावश्यक होने वाला है। शासन से भी निर्देश मिल रहे हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं या हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उन सभी का वैक्सीनेशन प्रथम चरण में होना था, लेकिन फिर भी किसी वजह से कुछ लोग छूट गए हैं या नहीं लगा पाए हैं वैक्सीन। तो ऐसे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का वैक्सीनेशन हो जाए और इन लोगों का देख के एक माहौल बने वैक्सीनेशन का। अगर किसी तरह की भ्रांति है वो भी दूर हो। तो ये संदेश देने के लिए सभी कर्मचारियों से निर्देशित किया गया है कि वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। लगातार सीएमओ और उनकी टीम के माध्यम से लगातार कैंप्स लग रहे हैं और इसके बाद भी अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो उनको निर्देशित किया गया है कि आपका वेतन में कटौती की जाएगी या वेतन नहीं दिया जाएगा। उससे पहले वो लोग वैक्सीनेशन अपना करा लें ताकि समाज में दूसरे वर्गों को भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। और सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी में कल हुई लूट का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए पैसे, एक तमंचा और 2 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिए। ग्रेटर नोएडा पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश कार चोरी के मामले में कई जिलों से फरार चल रहा था। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया है। बीटा 2 थाना पुलिस की चूहड़पुर अंडरपास के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई। थाना बीटा 2 क्षेत्र में चूहड़पुर अंडरपास के पास सर्विस रोड पे बीटा 2 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस बदमाश ने अपना नाम अर्शिद बताया। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बीटा 2 में 10 गाड़ियां राजस्थान से 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियां बरामद हुई थी, जिसमें इनोवा, स्कॉर्पियो इस तरह की गाड़ियां थीं। ये गैंग सेंसर तोड़ करके लॉक तोड़ता था और गाड़ियों को चोरी करके राजस्थान में बेचता था। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।